नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो विद्यार्थी री एग्जाम में जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अब उनका आत्मविश्वास और मनोबल वापस आ गया होगा और वो एकदम से 100% तरीके से 26 अगस्त 2024 के एग्जाम में बैठने के लिए अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर चुके होंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो आगे की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए इस चैनल पर उपलब्ध सभी सामग्री लाभदायक साबित हो रही होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सभी से जुड़ता हूं और प्रयास करता हूं कि इस एग्जाम को कितना आसान बनाया जाए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक अलग दृष्टिकोण से आप सभी से चर्चा करेंगे कि हमारी तैयारी तो लगातार चलती रहती है, अभ्यास भी चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो ये परीक्षा कठिन होते हुए भी आसान लगने लगेगी। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर मैं आप सभी से अभ्यास प्रश्न पत्रों पर चर्चा करता हूं, तो कई बार देखने में आता है नया पैटर्न और पुराना पैटर्न। तो इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि नया पैटर्न क्या होता है, पुराना पैटर्न क्या होता है। क्योंकि तैयारी जब आप बेसिक रूप में करते हैं तो ये दोनों पैटर्न कहीं न कहीं खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो किसी भी तरीके का पैटर्न उठाया जाए, आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पर मैं बात करूंगा। जब आप 18 जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, संयोग से ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास उपलब्ध भी होगा क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो इस पेपर को आप देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे प्रश्न, जिसको कि हम वन लाइनर कह सकते हैं, इनकी संख्या 40 है। ध्यान रखना आपको कि जिन प्रश्नों को हम सीधा मानते हैं, वन लाइनर मानते हैं या फिर हल्के में लेते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 40 है। 5 कूटों वाला प्रश्न जो कि ए बी सी डी ई, कई बार रचनाओं के क्रम के अनुसार पूछ दिया जाता है, कई बार प्रकाशन वर्ष के आधार पर पूछ लिया जाता है, इसकी संख्या 22 है। 3 कूटों वाला प्रश्न जिसमें कि ए डी ई, ए सी बी, इस तरीके से 5 ऑप्शंस के साथ 3 ऑप्शन सही होते हैं, तो इनकी संख्या 13 है। सुमेलित वाला प्रश्न जो आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए और गद्यांश जिनकी संख्या नियत है 10 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और नंबर्स आपके 200 के होते हैं। तो जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं तो 10-15 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको लगता है कि इस बार का पेपर कठिन था, आसान था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पेपर में सीधे सीधे जो सवाल पूछे गए, मैं बहुत गंभीर विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। बहुत कम लोग इस तरीके से पेपर्स का रिव्यू करते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन हम जो आपको स्वतंत्र तरीके से पढ़ाते हैं, तो स्वतंत्र तरीके से चिंतन भी करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सही दिशा में तैयारी करें। तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। मैं अभी उदाहरण भी दूंगा कि वो कौन कौन सीधे सीधे प्रश्न है। फिर प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5 कूटों वाला, 3 कूटों वाला और सुमेलित वाला प्रश्न और गद्यांश। 5 तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई पड़े। सीधे सीधे हो गए, 5 कूटों वाले, 3 कूटों वाले, सुमेलित वाला और गद्यांश। सीधा सीधा जो प्रश्न है, अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो आप सही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक क्वेश्चन भी हो सकता है। कहने का मतलब कि सीधी चीजें कई बार बहुत टेढ़ी हो जाती हैं। इस चीज को आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा और पेपर में भी देखा होगा। 5 कूटों वाला में अगर आप 2-3 कूट सही से जान पा रहे हैं तो आप लॉजिक लगाते हुए इस क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं। सीधे वाले में आप फंस सकते हैं, लेकिन 5 कूटों वाले में सही भी कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 कूटों वाले क्वेश्चन को भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो सही भी कर सकते हैं। सुमेलित वाले में अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोनों तरफ ए बी सी एक करके, सूची 1 और सूची 2, तो इसमें अगर 1-2 आप जानते भी हैं तो यहाँ पर भी लॉजिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ने की हैबिट रखनी पड़ेगी। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। तो देखा जाए मोटे तौर पर तो सीधे प्रश्नों की संख्या कुल 50 हो सकती है। यानी कि आपका पेपर 100 क्वेश्चन का है, उसमें से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे हैं।
देख रहे हैं 50% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कहाँ नया पैटर्न, कहाँ पुराना पैटर्न है। इसमें तो जो आपको आ रहा है वो आप कर पाएंगे, जो नहीं आ रहा है उसके लिए आप कितना भी लॉजिक का प्रयास करें, उसमें 50% सही होने का चांस होता है और 50% गलत होने का चांस होता है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभ्यास करते हैं अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो 100% उसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उस अभ्यास के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इस एंगल से भी सवाल पूछा जा सकता है, इस एंगल से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि जो भी आपको अभ्यास सेट कराए जाते हैं उसके विषय पैटर्न को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत रहिए कि आपको केवल 5 कूटों वाला या फिर 3 कूटों वाला ही क्वेश्चन कराया जाए तभी माना जाएगा कि सही अभ्यास हो रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक बार में 2 बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस रणनीति को भी आपको समझना पड़ेगा कि किस एरिया से या फिर किस नेचर के ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर का मूल्यांकन किया और मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों से इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप तैयारी करते रह गए, लेकिन आप अपने सीधे प्रश्नों के उत्तर भी गलत कर दिए, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप जिन प्रश्नों को सीधा मान रहे हैं, वन लाइनर मान रहे हैं, पुराने पैटर्न का मान रहे हैं, वही आपकी कट ऑफ को हो सकता है कि प्रभावित कर दें। आप 5 कूटों वाला बेशक तैयार कीजिए, उसको लेकर भी हमने चर्चा की हुई है, बातचीत की है, अलग अलग जगहों पर भी आपने देखा होगा। 3 कूटों वालों पर भी हमने चर्चा की हुई है। 5 कूट वाले, 3 कूट वाले क्वेश्चन को आप अपने आईक्यू लेवल और लॉजिक के आधार पर भी सही कर सकते हैं, लेकिन वन लाइनर में जैसा कि मैंने बताया कि आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कितना भी उछल कूद मचा लीजिए, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सुमेलित वाला प्रश्न को भी आप लॉजिक की तरह कर सकते हैं, गद्यांश पे थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो उसको भी कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी जिनका जो नेचर है वो एकदम सीधा सीधा है और बाकी सब अलग अलग है। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको टिक भी कर देता हूँ। जैसे जो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी सीधे क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि भाई इस पंक्ति को किस महीने के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए 53 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप जब जानेंगे एकदम सही सही तभी बता पाएंगे कि 13वीं शती में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जानेंगे तभी, नहीं तो फिर यहाँ पर आप लड़खड़ा सकते हैं। मैं और आपको बता रहा हूँ, ये जैसे कथन है, राजनीति साहित्य नहीं। अब ये किस नाटक का है, कौन चरित्र का है, जब मूल टेक्स्ट आप पढ़े होंगे तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सीधे क्वेश्चन है उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आगे और मैं पहले सीधे क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे पूछा महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए, अब इसके लिए आपको कहीं ना कहीं वन लाइनर से ही तैयार करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि जिन प्रश्नों को आप कठिन मान रहे हैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। आपको इस एंगल से भी देखना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पूछ दिया कि फिर विकल है प्राण मेरे, ये वन लाइनर है, इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि 5 कूट वालों का है, 3 कूट वालों का है या फिर सुमेलित का है। बात आप समझ रहे होंगे। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, ये देख रहे हैं सीधा प्रश्न है, लेकिन ये खतरनाक है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे यहाँ पर पूछा गया तुलसीराम को छोटी उम्र में कौन है, टेक्स्ट तो आपको पढ़ना है। मूल टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं जब से नया पैटर्न नहीं आया था तब से कह रहा हूँ, और मूल टेक्स्ट आप अपने से ही पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग या किसी टीचर या किसी नोट्स को लेकर आप जब कहें तो फिर हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन को आप देखिए, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा और सीधा आंसर यहाँ पर सीधा क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, इसी तरीके से मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका की किस छंद को अंतिम छंद कहते हैं, ये भी उसी तरीके का है। ठीक, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि नए पैटर्न के नाम पे हम सीधे सीधे प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे याद आता है कि ग्रामीण इलाके में या फिर जहाँ पर कोचिंग चलाना होता है
तो लोग गणित को पहले रखते हैं कि गणित अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इस परीक्षा को निकाल लेंगे। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो 10 से 15 क्वेश्चन गणित के रहते हैं। खासतौर से मैं टीचिंग लाइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन गणित के नाम पर ही पूरा कोचिंग में भीड़ पड़ी हुई है। जैसे एक जमाना था जब हम भी सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे, तो उस समय सीसेट का एक था, तो सीसेट के नाम पे मैथ केवल पढ़ाया जाता था, बाकी सीसेट में तो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 कूट वाले 3 कूट वाले क्वेश्चंस को देखकर सिर्फ उसी को कठिन मत मानिए। यहाँ पर भी आपको देखना है कि हमें सीधे सीधे प्रश्नों को भी उतना ही महत्व देना है जितना कि टेढ़े प्रश्नों को देना है। ठीक, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसकी कविता है, ठीक है ना। मैं बैठ के छाटा, इसको मैंने समझा, इसलिए सोचा कि आप सभी को जरूर बताऊं। यहाँ पर देखिए वन लाइनर सीधे सीधे ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट पर आधारित है लेकिन एकदम सीधा है। जब आएगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आएगा तो कितना भी चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। जो सीधे हैं उनको मैंने राउंड कर दिया हुआ है, ठीक है, गोला बना दिया यहाँ पर। समझ का देखिए सीधा पूछा हुआ है, टेक्स्ट पर आधारित है लेकिन सीधा पूछा हुआ है। हम भी जो प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं उसमें शुरुआत में कुछ सीधे प्रश्न रहते हैं, फिर वही सीधे प्रश्न टेक्स्ट पर आधारित रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप यहाँ पर अपना कीमती समय दे रहे हैं वो एकदम से फालतू है, बिल्कुल नहीं। उसमें से आपके 50% काम में आने वाले हैं, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्नों को आप देखिए यहाँ पर, जिनको मैंने यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अब इस सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं कि इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है। अब जो विद्यार्थी हैं नया पैटर्न खोज रहे हैं, अब वो कहेंगे कि सर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर इस तरीके के पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर को गंभीरता से लेते हैं, उनको हम देखते हैं कि किस एरिया से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 50% सवाल सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपके 50 में 50 सही हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम में लीड कर लेंगे। अगर इसमें से अगर आपके 50 में 20 सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं, तो फिर आप इस एग्जाम में बहुत पीछे रह जाएंगे। बातों को आप समझ रहे होंगे। मैं काफी इस पे मंथन किया तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कि कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र है। ये भी तो वन लाइनर है, उसका भी इंपॉर्टेंट उतना है जितना कि इसके नीचे वाले क्वेश्चन का है, ठीक है ना। बात समझ रहे होंगे। आपको इस तरीके से किसी कोचिंग में भी लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, वो इतना सोचते ही नहीं है। उनको बैच पे बैच बैच पे बैच लाना है। लेकिन हमारे लिए तो जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो मेरे लिए कोहिनूर हीरा से भी ऊपर है। मेरे लिए उनके उनके प्रशंसा में या फिर सराहना में शब्द नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए चकित चकत्ता जो भी क्वेश्चन पूछा गया ये भी वन लाइनर है। अगर आप इसका आंसर जानेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप वही इधर उधर कोई गोला रंग देंगे काम चलाने के लिए, ठीक। तो देखिए सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इस चैनल पर उस पर हमने डिस्कशन नहीं किया है। आप देखेंगे जाकर प्री प्रवास पर हमने चर्चा किया है शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत, तो उनको भी आप समय निकाल कर जरूर देखिए। मैं इस पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि समय रहते आप अलर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी वाला जो क्वेश्चन है ये भी वन लाइनर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने छाटा हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल को आप क्या कहेंगे, केबीएस का है, यूपी टीजीटी पीजीटी का है, आरपीएससी का है, किसका है ये सवाल यूजीसी नेट का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के तथ्यों को भी ध्यान में रख के जाना है, न कि नए पैटर्न के हिसाब से इन क्वालिफाइंग करने वाले प्रश्नों को छोड़ देना है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया, कथन है, कहानी मूल टेक्स्ट पर है, सब पे हमने चर्चा कर ली है और लगातार आप सभी के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैं जुड़ा रहता हूँ। देखिए ये सवाल जो पूछा गया कि पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको इग्नोर करके आप नहीं जा सकते। इसका भी 2 नंबर है और ऊपर वाले का भी 2 नंबर है। यहाँ पर पूछ दिया गया काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको लीड कराने वाले हैं। समझ रहे हैं जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे साथ जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा कि ये सर कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात जरूर कहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब जैसे इतिहास तिमिर नाशक, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 18 जून 2024 के एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है ना। सत्य बात तो यही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है। तो पढ़ते हुए इस
दृष्टिकोण से भी देखिए, आगे पीछे भी किताबों को उलट पलट कर देखिए। जैसे सवाल यहाँ पर आ गया त्रिवेणी को लेकर। त्रिवेणी बहुत लोगों के पास बुक होगी भी, खासतौर से जो बीएचयू और जेएनयू से हैं, डीयू से हैं, या फिर जिनका रुझान साहित्य में, वो जरूर रखे होंगे वन लाइनर किताबों के अतिरिक्त। ठीक है, तो वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि भाई इन त्रिवेणी में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको इस परीक्षा में लीड करा सकते हैं। इसीलिए मैं विशेष तौर पर ये वीडियो बनाया कि आप लोग समय रहते अलर्ट हो जाइए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जैसे बंगाल क्लब की साहित्यिक गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी। तो टेक्स्ट तो पढ़ना है, लेकिन ये सीधा सीधा प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। देखने में तो बड़ा इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराना पैटर्न पे है। पुराने और नए पैटर्न दोनों को मिक्स करके चलना है, तभी कुछ आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, गोदान का कौन पात्र है जो इस गाने को गाता है। सभी प्रश्नों के उत्तरों पर हमने पहले चर्चा कर ली, और अच्छी बात यह है कि हमने चर्चा की, लेकिन यूजीसी नेट ने इसकी आंसर की नहीं जारी की हुई, क्योंकि ये पेपर कैंसिल हो चुका है। लेकिन ये पेपर आपको आगे दृष्टि दिखाता है, आपको दिशा देता है। यहाँ पर जैसे पूछा गया करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है, आपको आएगा, आप तुरंत बता देंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत हल्का सवाल पूछा गया है, लेबल का नहीं पूछा गया। लेबल क्या होता है, एग्जाम तो एग्जाम होता है, कुछ कठिन प्रश्न रहेंगे, कुछ आसान प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखना है कि आसान प्रश्न आपके गलत ना हो, अगर गलत हो गए तो आप पीछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये सवाल पूछा गया कि मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में, तो आप क्या कहेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी का है। ये तो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप चीजों को समझिए। जो भी चीजें खासतौर से इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का हम कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदू नवोत्थान के बारे में संस्कृति के 4 अध्याय, तो चारों अध्याय में ये टॉपिक किसमें संकलित है। इस तरीके से प्रश्नों को भी हमने चर्चा की हुई है, चैनल पर सारी चीजें उपलब्ध है। कुछ नए प्रयोग जरूर यूजीसी एनटीए नेट ने किए हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रयोग ही जीवन का सत्य है। आगे भी इस चीज पे विश्वास करते थे, हम भी करते हैं, और लगातार प्रयोग होते रहना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि कितनी चीजों में नवीनता आ रही है। लेकिन पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, तो आपको आएगा तो आप कर देंगे, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ साबित हो सकता है। यहाँ पर जैसे सवाल पूछा गया किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा। ठीक है ना, ये भी देखिए वन लाइनर किताब प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये भी वन लाइनर है कि विज्ञान और कविता पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को जब आप सही करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पता चला आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, और छोटे क्वेश्चन जो वन लाइनर है सीधे उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी चीज को लेकर मैंने बहुत पहले कम्युनिटी सेक्शन में एक बात कही थी कि प्रश्न वही रहते हैं, बस पैटर्न चेंज होते हैं। इस बात को आपको समझना है। जैसे कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैं इस चीज की तैयारी कहाँ से शुरू करूं, तो मेरा आंसर है कि भीतर से शुरू कीजिए। जब आपकी आत्मा बोले कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वहां से शुरुआत होती है। शुरुआत बड़ी कठिन होती है किसी भी चीज की, लेकिन सबसे पहली जो सीढ़ी है वो कहाँ है, भीतर से। ये बहुत ज्ञान वाली बात मैंने आप सभी को बताई है। वो विद्यार्थी सौभाग्यशाली होंगे जो अभी तक हमारे साथ जुड़े होंगे। यहाँ पर जैसे पूछा गया आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है, तो मूल टेक्स्ट पढ़े रहेंगे तभी आप इसका सही जवाब बता पाएंगे। और ये भी वन लाइनर है, ट्रिकी है, इस चीज को समझिए। अब ये जैसे सवाल पूछा गया माधवी वर्मा के किस निबंध में केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। आप पढ़ते आ रहे हैं श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, जाहिर सी बात है। एक प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा ने आस्था को लेकर एक बात की हुई है। देखिए ये है, इसी चीज को मुझे उस समय प्रैक्टिस सेट में याद नहीं आया, लेकिन इतना तो अनुभव हो गया है कि पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस लेखक या किस रचना से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे जगह जुड़े हुए हैं, विश्वास कीजिए। हालांकि आप लोग काफी मुझे पसंद भी करते हैं, हमारे टेक्निक्स को पसंद करते हैं, हमारी जो चीजें हैं, मेरे जो दृष्टिकोण है उसको पसंद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग से मैं काफी खुश हूँ, इसीलिए मैं सोचता भी हूँ इतना कि आपको बताया जाए। अब जैसे ये सवाल पूछ लिया गया कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। नया प्रश्न है लेकिन वन लाइनर है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आंसर पे हमने चर्चा कर ली, इसलिए मैं इस पे नहीं बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं वो भी देख रहे हैं आप कि एकदम से वन लाइनर है, एकदम से वन लाइनर। इसलिए 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन लाइनर
ट्रिकी और सीधे-सीधे पूछे जा रहे हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये 50 आप कर लेते हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम में अपने को बनाए रखने के लिए, फाइटिंग में रखने के लिए 20-25 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है ना? अक्सर मैं बोलता हूँ कि 75 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं अपने विषय में और बाकी फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 100 का टारगेट करके चलिए, तो आपको नेट जेआरएफ और पीएचडी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये ट्रिक आप अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी सिलेबस को हूबहू उस कमीशन ने भी आधार बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो वन लाइनर आप लोगों ने देख लिया कि इनकी संख्या 50 मानी जा सकती है, सीधे-सीधे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना? वास्तविकता को आप समझिए, सत्य बात को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए। अब हम बात करते हैं कि सुमेलित वाले जो क्वेश्चन हैं, जिनकी संख्या हमने बताई कि 13 है। आप लोगों के पास भी क्वेश्चन पेपर है, आप ज़रूर उसको कीजिएगा। सुमेलित में क्या है कि 2-3 अगर ऑप्शंस आप मिला लेते हैं, तो आप सही जगह पर जाएँगे। कई बार तो सुमेलित वाले में एक ऑप्शन भी मिल जाता है, तो भी आप सही कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 5 कूट वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको हम कैसे सही कर पाएँ? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कहीं न कहीं वन लाइनर जो क्वेश्चन्स हैं, उनका भी काफ़ी रोल है। यानी सीधे-सीधे अगर मान लीजिए आप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को जानते हैं आप और उनके प्रकाशन वर्ष को आपने पढ़ा है। आपने भले अ, बेसिक रूप में ही पढ़ा है, लेकिन बस यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्वेश्चन में इसको सजा दिया गया और फिर उसी को क्रम से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसमें कौन-सा क्रम है। तो जब आप जानेंगे कि कौन-सी रचना कब प्रकाशित हुई है, तो फिर स्वाभाविक बात है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएँगे। और आगे मैं 1-2 उदाहरण और आपको बताता हूँ, खास तौर से जो 5 कूट वाले हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक? जैसे ये 5 कूट वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने अध्ययन किया, उनके आलोचनात्मक कार्यों को देखा, रचनाओं को देखा, तो आप बता देंगे कि इसमें कौन-कौन सी रचना पहले। ये बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। आप सीधे-सीधे तैयारी कर रहे थे, बस ये थोड़ा-सा तकनीकी तौर पर यहाँ पर सेट कर दिया गया और उस सेटिंग को हमें पकड़ना है, ठीक है? और कुछ उदाहरण मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आ गया कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं, यानी कि आप ग्रंथकारों का नाम जानेंगे, तो भी इसको आप कर लेंगे। आपकी तैयारी उसी लेवल की थी, पुराने पैटर्न के आधार पर ही थी, लेकिन जब आपको नया पैटर्न मिला, तो भी आप कर लिए। आप घबराएँ नहीं, क्योंकि आप सीधे-सीधे वाले क्वेश्चन को पहले ही ऑलरेडी सही कर लिए थे। कल्पना कीजिए कि सामान्य क्वेश्चन अगर आप परीक्षा में नहीं कर पाते हैं, तो आपको अंदर से कितना पीड़ा पहुँचती है कि मैं क्या तैयारी कर रहा था। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 से लेकर 10 तक पूरा पढ़ गया, पूरा किताब चाट गया, लेकिन सामान्य में क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन अन्य क्वेश्चंस को भी प्रभावित करता है। आप अपने को परीक्षार्थी महसूस करके अनुभव कीजिए कि कितना मतलब ग्लानि महसूस होती है कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना? तो देखिए ये चीज़ है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। इसी तरीके से जो 3 कूटों वाला है, उसमें भी अगर आप अच्छी सी तैयारी करके गए तो उनको भी कर लेंगे, ठीक है ना? तो मेरे मन में आया कि जो भी प्रैक्टिस सेट है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। ये मानकर चलिए कि वो आपको आगे कहीं न कहीं लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से है। और जो भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, आपको कराते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि हर एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कभी-कभी सीधे क्वेश्चन्स रहते हैं, कभी नए पैटर्न के आधार पर रहते हैं, कभी मूल टेक्स्ट के आधार पर रहते हैं। तो आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए ये सभी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो मूल्यांकन था, जो रिव्यू था, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो आपको इतने-इतने तरीके के क्वेश्चन्स मिलेंगे। सीधे-सीधे क्वेश्चन्स उसमें ज़्यादा रहेंगे और आप उनको अगर आप सीधा कर लेते हैं, तो सीधे सफलता तक पहुँच पाएँगे। तो आप सभी कमेंट्स कीजिए कि हमने आपको जो दृष्टि दी है, वो आपके लिए कितना कारगर है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।